नमस्कार। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे कक्षा 11वीं का पहला पाठ नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितने बड़े महान साहित्यकार और युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय करेंगे। उनका जो मूल नाम था धनपत राय था और इनका जो जन्म था वो बनारस ज़िले में उत्तर प्रदेश में हुआ था 1880 में। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, सोजे वतन, मानसरोवर जो है 8 खंडों में है, गुप्तधन, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनका निबंध संग्रह है। तो देखिए बेटा, जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो कथा साहित्य के जो है बिल्कुल शिखर पुरुष माने जाते हैं, बिल्कुल श्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इन्होंने उसमें जो है राजनीतिक संघर्ष को, सामाजिक संघर्ष को, इन सारी चीज़ों को जो है हमारे सामने लाकर रखा है। दूसरा, इनकी जितना भी कथा साहित्य है वो चाहे लगभग अगर हम पूरे साहित्य की बात करें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन्होंने जो समाज की बुराइयां हैं और जो सरकार के लिए आलोचनात्मक या यथार्थवादिता को जो है हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया है। इन्होंने समाज में फैली कटु बुराइयों का जो है बिल्कुल खुलकर वर्णन किया है, महिला की स्थिति का वर्णन किया है और किसान और गरीब समुदाय के बारे में इन्होंने खुलकर बोला है। और यहाँ पर भी, और दूसरा कि इनकी जो कहानियाँ या लेख हैं वो हमें कहीं ना कहीं यथार्थ से परिचित कराते हैं और हमारे अंदर धर्मपरायणता, कर्तव्य निष्ठा की भावना को उजागर करने में सहायक हैं। अब बात करते हैं हम पाठ 1 नमक के दरोगा की। 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ये हमारा पहला पाठ है। तो देखिए, जो नमक का दरोगा पाठ है प्रेमचंद जी द्वारा, ये यथार्थवादी एक बहुचर्चित कहानी है इनकी, जो वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत बताती है, जिसमें ईमानदार और जो कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर है को पंडित अलोपीदीन जो है खरीदने का असफल प्रयास करता है और अपने धन के प्रभाव से जो है नौकरी से भी निकलवा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी लेखक ने हमें ये दिखाने का प्रयास किया है कि बुराई कुछ समय के लिए चल सकती है लेकिन हमेशा के लिए नहीं, और अंत में हमेशा ही सच की जीत होती है। तो बेटा, ये जो पूरी कहानी है ये मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली है, आशावादी कहानी है और जिसमें कि सत्य की जीत और धर्म की जीत को दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो बेटा, नमक के दरोगा पद की प्रतिष्ठा का इसमें वर्णन किया है कि जो हम बात करें कि जो नमक का दरोगा था उस समय जो नियुक्त किया गया था, क्योंकि नमक की कालाबाजारी थी, तो वो बहुत ही प्रतिष्ठित पद माना गया है। तो ब्रिटिश जो शासक हमारे यहाँ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो थे ब्रिटिश के, तो उन्होंने नमक पर भी जो है टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग बना दिया था। और वहाँ पर बेटा सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी नमक का जो है चोरी छिपे व्यापार होता था बिना किसी को बताए। तो बेटा बहुत सारे धोखाधड़ी और इन सब का आरंभ हो गया। रिश्वत की मोटी कमाई से जो है नमक विभाग के जो अधिकारी थे उनकी मौज हो गई और लोग जो है बेटा नमक विभाग में जो दरोगा का पद था उस पे काम करने के इच्छुक रहने लगे। मतलब एक पटवारी का जो पद होता था उसे बहुत ही सम्मानित माना जाता था, उसको छोड़कर भी लोग हैं इसी कोशिश में लग गए कि उन्हें जो है किसी प्रकार से नमक का दरोगा बना दिया जाए। अब बेटा इस पद के लिए तो अच्छे अच्छे वकीलों का भी जो है वो जी ललचाता था कि हमें भी जो कहीं ना कहीं से ये चीज़ मिल जाए। फिर बेटा वर्णन किया है मुंशी वंशीधर का दरोगा बनने का। बेटा मुंशी वंशीधर जो थे वो अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर जो है रोजगार की तलाश में निकले, ताकि जो घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति है उसको रास्ते पर लाया जा सके।
और वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा जो घर की दूरदशा देख रहे हो वो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। उन्होंने कहा लड़कियां हैं जो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, कल को इनकी शादी भी करनी है, और वो कहते हैं कि मैं तो जो हूँ वो बिल्कुल बुज़ुर्ग हो चला हूँ, ठीक है, और पता नहीं कि कब जो है मेरी मृत्यु हो जाए। तो इसलिए इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हें क्या पदवी दी जा रही है, क्या नौकरी दी जा रही है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जो है ऊपर की कमाई वाला कोई पद मिल जाए। अब बेटा फिर उन्होंने उसे समझाया कि वेतन का क्या है। वेतन तो कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद दिखता है ना, एक बार पूरा दिखता है और फिर अमावस तक घटते घटते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो कहते हैं कि तनख्वाह भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जो आपकी सरकारी आय होती है। हाँ, जो ऊपर की आय होती है उन्होंने कहा ये तो हमेशा ही बहती रहती है, जिससे कि मनुष्य की जो है प्यास बुझती है। इन्होंने उसका वर्णन किया और कहते मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। हाँ, ऊपर की आमदनी जो है वो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। उन्होंने कहा और कहा कि बाकी तो तुम खुद समझदार हो और अब इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं। फिर बेटा क्या होता है कि सौभाग्य से वंशीधर को जो है नमक के दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। अब बेटा उसके समाचार से उसके परिवार वाले परिजन जो है बहुत खुश होते हैं। हाँ, लेकिन पड़ोसियों को बिल्कुल खुशी नहीं होती। ये तो ऐसा माना भी जाता है कि केवल और केवल घर परिवार के लोग ही आपकी तरक्की को देखकर खुश हो सकते हैं, बाकी लोगों को तो तकलीफ़ होती है। ठीक है जी। फिर बेटा मुंशी वंशीधर जी की कर्तव्य निष्ठा की यहाँ पर का जिक्र किया गया कि मुंशी वंशीधर जो थे उनको नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने जो है अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी कि वो बहुत ही जो है मतलब अच्छी ईमानदारी के साथ जो है काम करते थे और सब लोग उनका आदर सम्मान करते थे इसी वजह से। तो बेटा नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी और उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। तो बेटा सर्दियों की एक रात थी और नमक की सुरक्षा के लिए जो तैनात सिपाही और चौकीदार थे वो बिल्कुल नशे में धुत थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक खुल जाती है क्योंकि उन्होंने पुल से गुजरती हुई कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और बाहर आकर देखा उन्होंने तो गाड़ियों की एक लंबी कतार जो है पुल पार कर रही थी। अब बेटा उनको बड़े वो आशंकित हुए कि आखिर इस समय ये किसकी गाड़ियां हैं। तो उन्होंने तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि गाड़ियों पर तो नमक लदा हुआ था और ये गाड़ियां जो हैं वो दातागंज इलाके के लिए सर्वाधिक प्रतिष्ठित ज़मींदार पंडित अलोपुद्दीन की थी और जो लाखों रुपए का जो है वो लेन देन किया करते थे। ठीक है जी। फिर बेटा पंडित अलोपुद्दीन की जो है गिरफ्तारी होती है। अब पंडित अलोपुद्दीन बेटा अपने सजीले हुए रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर उन्हें दी। अब बेटा पंडित अलोपुद्दीन तो सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे, यानी कि पैसे को। उनका मानना था कि पैसे के बलबूते पर कुछ भी किया जा सकता है। तो बेटा इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है लक्ष्मी जो है कि भाई इससे तो न्याय नीति सब जो हैं वो लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उनका ऐसा मानना था। फिर बेटा वो लेटे ही लेटे गर्व से बोले कि चलो हम आते हैं। तो यह कहकर बेटा वो बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर लिहाफ ओढ़कर आए और बोले बाबूजी आशीर्वाद। आपने तो जो है व्यर्थ में ही कष्ट उठाया। किसको बोले बेटा वो? मुंशी वंशीधर को, कि मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था, मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था बेटा उस समय। तो उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और बेटा उन्होंने पंडित अलोपुद्दीन की जो है गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। ठीक है बेटा। अब बेटा यह आदेश सुनकर तो पंडित अलोपुद्दीन बड़े हैरान रह गए क्योंकि यह उनके जीवन की जो है केवल और केवल पहली घटना थी, क्योंकि इससे पहले तो वो पैसा खिलाते थे और जो है किसी ने भी उनको आज तक कुछ नहीं कहा था। अब बेटा आदेश मिला तो बदलू भी उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर अलोपुद्दीन ने सोचा कि नया लड़का है तो दीन भाव में बोले आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब बेटा अलोपुद्दीन ने 40,000 तक की रिश्वत उन्हें देनी चाहिए, लेकिन वंशीधर ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें
गिरफ्तार कर लिया। अब बेटा इसके बाद तो अलोपुद्दीन चारों ओर निराशा की दृष्टि में देखने लगे और मूर्छित होकर जो है वो धरती पर गिर पड़े। फिर बेटा देखिए आगे वर्णन है कि पंडित अलोपुद्दीन के प्रति जो है पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया गया, ठीक है, क्योंकि जब उसको वहाँ पर पेश किया गया कोर्ट में तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जब वो अदालत में पहुँचे तो क्या हुआ उनके साथ। तो सुबह तक बेटा हर ज़बान पर पंडित जी की जो है गिरफ्तारी का ही किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। जो भ्रष्ट व्यक्ति थे वो भी उनकी निंदा कर रहे थे। और अगले दिन अदालत में भीड़ थी। तो बेटा अदालत में जो है जब भीड़ थी तो सभी पंडित अलोपुद्दीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने से बड़े हैरान थे कि ये क्या हो गया। और उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि बेटा अलोपुद्दीन ने ये काम क्यों किया, बल्कि हैरानी इसलिए थी कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए, क्योंकि वो तो अपने धन के बलबूते पर समझते थे कि नियम नीति सबको नचाया जा सकता है। तो और हर व्यक्ति ना उनके प्रति सहानुभूति भी दिखा रहा था। तो बेटा उनकी पैरवी के लिए भी वकीलों की फौज तैयार हो गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच जो है युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि देखिए जो मुंशी वंशीधर था वो धर्म का पक्षधर था और जो अलोपुद्दीन थे वो धन के पक्षधर थे। अब बेटा वंशीधर के पास तो सच था, लेकिन गवाह जो है बेटा वो लोभ के कारण सच से पलट गए। जो उनके साथ गवाह थे उनकी बुद्धि और विवेक को भी जो है नमक हलाली ने गलत करार दे दिया, मतलब वो बिल्कुल उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब बेटा मुंशी जी को तो न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मुकदमा भी जो है ख़त्म हो गया। अब बड़े खुश हुए अलोपुद्दीन तो कि देखो बड़े बाहर निकले और सबकी जो है वाहवाही लूटी कि देखो मेरे साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया था। अब बेटा डिप्टी मजिस्ट्रेट ने भी लिख दिया कि जो पंडित अलोपुद्दीन है उसके विरुद्ध जो है प्रमाण जो दिए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है और वे तो ऐसा कार्य कभी कर ही नहीं सकते। अब बेटा दरोगा का दोष तो ज़्यादा नहीं था, इसलिए एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण जो है उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी देकर जो है छोड़ दिया गया। ठीक है जी। अब बेटा उसके बाद वर्णन आता है कि मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकाला गया। अब बेटा वंशीधर जी बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली कि भाई मतलब व्यंग्य किस तरीके से कि उन्हीं को वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उनके साथ ही ऐसा किया जाने लगा जो कि वास्तव में अलोपुद्दीन के साथ होना चाहिए था। अब बेटा क्या हुआ कि वंशीधर जी तो जब बाहर निकले उन्हें लगा, जब लोगों ने उनको सुनाना शुरू किया उन्हें लगा कि कोई न्याय की बात, विद्वत्ता की बात, उपाधियाँ सब बेकार लगने लगी। तो अदालत के फैसले के एक हफ्ते बाद ही बेटा वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया। अब घर वालों ने भी जब ये समाचार सुना उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, साथ ही माँ और पत्नी ने भी अपनी नाराज़गी दिखाई। तो बेटा वंशीधर को पहली बार जो है अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सच के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है और पूरे के पूरे समाज ने जो है वंशीधर को अपमानित करने का काम किया। अब देखिए बेटा पंडित अलोपुद्दीन का प्रस्ताव आया वंशीधर के लिए। तो बेटा वंशीधर जो है वो बड़े ही दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति थे। बेटा उनके चरित्र ने भी, देखो सच्चाई की जीत होती है ना, तो पंडित अलोपुद्दीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि बेटा उसकी आत्मा जो है वो अंदर तक हिल गई। ठीक है जी। अब उसके बाद उन्होंने कहा भाई वे अगले ही सप्ताह एक सजे हुए रथ में बैठकर बेटा वंशीधर के घर पहुंच गए और उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता पर रोने लगे कि भाई ये तो मेरा बेटा जो है बेकार है, बदकिस्मत है। तो अलोपुद्दीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि आपका बेटा जो है ना वो कुल तिलक है, कुल का दीपक है, और ऐसे जो धर्म का पालन करने वाले मनुष्य होते हैं उनको अपना सब कुछ अर्पित किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ अर्पित हम उसको कर सकते हैं। और बेटा उन्होंने वंशीधर से कहा कि उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था और आज तो जो है मैं खुद आपकी हिरासत में आ गया हूँ। अब बेटा उन्होंने कहा कि भाई अलोपुद्दीन ने बताया कि भाई मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था,
लेकिन मुझे परास्त केवल किया है, अगर हराया किसी ने है तो वो केवल और केवल आपने हराया है। आज मैं खुद आपकी हिरासत में आ गया हूँ इसी वजह से। और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक ऑफ़र, एक आग्रह लेकर आया हूँ कि आप मेरी पूरी संपत्ति का, जो मेरी संपत्ति है उसके स्थायी मैनेजर का पद जो है वो स्वीकार कर लीजिए। और इसके लिए जो है मैं आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोज़ाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला और नौकर चाकर आदि भी जो है वो बिल्कुल मुफ्त में दूंगा। तो आपको जो है मेरी ये आज्ञा माननी पड़ेगी। अब बेटा इसके बाद मुंशी वंशीधर देखिए, बेशक वो ईमानदार तो थे ही, साथ में उनमें विनम्रता और कृतज्ञता भी थी। तो उन्होंने सेठ अलोपुद्दीन के हृदय की विशालता देखी, गुणों को देखा और वंशीधर बाबू जो है वो बिल्कुल पिघल गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझ में ना तो विद्या है, ना अनुभव है, ठीक है, ना बुद्धि है। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी त्रुटियों को पूरा कर दे। और ऐसे काम करने के लिए जो आप काम करवाना चाहते हो, इसके लिए तो जो है क्या चाहिए, एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। अब बेटा सेठ अलोपुद्दीन ने वंशीधर को कलम दी और कहा, मुझे न तो अनुभव की आवश्यकता है, न किसी की विद्वत्ता की आवश्यकता है, न मर्मज्ञता की आवश्यकता है। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उदंड कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। कि भाई मुझे तो वैसा ही दरोगा चाहिए जैसे कि तुम हो। अब बेटा देखो, यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास किया है कि मुंशी वंशीधर बेशक उदंड था, कठोर था, लेकिन धर्मनिष्ठ था, लॉयल जिसे हम कहते हैं, वो ईमानदार था, झूठ न बोलने वाला था। ठीक है जी। तो इसलिए अलोपुद्दीन जो है वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। और बेटा उन्होंने कहा कि भगवान से यही प्रार्थना है वंशीधर कि वो आपको हमेशा ऐसा ही बनाए रखे। अब बेटा ये जब सारी बातें सुनी तो वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपते हाथों और भक्ति भाव से जो है नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी कि जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर था। और बेटा अलोपुद्दीन ने जो है खुश होकर उनको अपने गले से लगा लिया। तो देखो बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं लेखक ने जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें बताया है कि हमेशा ही ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और धर्मनिष्ठता की विजय होती है और असत्य की हमेशा एक दिन नहीं तो अगली बार ज़रूर हार होती है। ठीक है जी। तो बेटा अब हम कुछ एक हमारे पाठ्य पुस्तक की ये प्रश्न उत्तर हैं, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। अब बेटा देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं और मुझे लगता है जाहिर सी बात है आप भी यही उत्तर देंगे कि हमें इस कहानी का जो नायक वंशीधर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों बेटा? क्योंकि वो ईमानदार है, सच्चाई का साथ देने वाला है, शिक्षित है, कर्तव्यपरायण है और धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। हालांकि उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी उसका हवाला देते हैं, लेकिन इन सब के विपरीत जो है ईमानदारी का व्यवहार वो करता है। वो स्वाभिमानी है। अदालत में जो है उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, लेकिन फिर भी उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया। और बेटा कहानी के अंत में लेखक ने ये दिखाया है कि उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है और पंडित अलोपुद्दीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर बना देता है। और बेटा जो भ्रष्ट सेठ पंडित अलोपुद्दीन था उसको भी वंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के समक्ष झुकना पड़ता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपुद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं। देखो बेटा, दो अगर हम बात करें जिनकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, एक तो भ्रष्ट व्यक्तित्व था। बेटा पंडित अलोपुद्दीन का जो चरित्र है वो पक्ष आदर के योग्य नहीं है। वो भ्रष्ट कार्यों को रात के अंधेरे में बड़े आराम से करता है, धन कमाने के लिए धन का गैर कानूनी उपयोग करता है और जितने भी सरकारी विभागों के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो उन्हें रिश्वत देकर जो है उसके दलदल में उसने फंसाया होता है। अब कहानी के आरंभ और मध्य तक तो बेटा उसे समाज के एक चालाक और वाचाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपनी चतुरता से जो है समाज में अपना सम्मानित स्थान बनाया हुआ है
लेकिन उसके इस चरित्र की प्रशंसा नहीं की जा सकती। फिर बेटा देखो उसका दूसरा पक्ष कैसे उभर कर आता है व्यक्तित्व का, उज्जवल व्यक्तित्व। ये प्रशंसा के लायक है क्योंकि कहानी के अंत में जो अलोपुद्दीन है बेटा, उसका सकारात्मक पक्ष हमारे सामने आया है। वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला जो व्यक्ति था, वो ईमानदार वंशीधर दरोगा के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे नौकरी से तो निकलवा देता है, लेकिन बेटा उसके दृढ़ चरित्र के सामने उसका झूठा अहंकार जो है समाप्त हो जाता है और वो वंशीधर के ईमानदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर देता है। ठीक है जी। तो बेटा इस प्रकार पंडित अलोपुद्दीन का ये जो व्यक्तित्व है, उनकी जो गुण ग्राहकता है, वो प्रशंसा के योग्य है, और जो दूसरा है वो अप्रशंसनीय है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। देखिए वृद्ध मुंशी। अब बेटा वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की किस सच्चाई को उजागर करता है कि वृद्ध माता पिता भी जीवन मूल्यों से वंचित हैं। वे खुद भी भ्रष्ट आचरण करने में झिझक महसूस नहीं करते और न ही अपने बच्चों को कोई सदाचार सिखा पाते हैं, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। या हम ये कहें बेटा, ऐसे परिवार जो है एक अच्छे समाज की नींव कभी भी नहीं बन सकते। अब बेटा वृद्ध मुंशी भी जो है वंशीधर यानी कि अपने बेटे को ये सलाह देते हैं कि नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह पीर की मज़ार है, यानी कि निगाह जो है वो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर की आए हो। ठीक है। वो ये सारी शिक्षा देते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह है, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते जो है लुप्त हो जाता है। ठीक है जी। तो बेटा वे अपने बेटे की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर पीठ थपथपाने के बजाय उसे कोसते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो पाठ पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया, हमने तो इसलिए पढ़ाया था कि जैसे तैसे कमाकर हमारा घर भरे, लेकिन यह निकला अकल का दुश्मन। तो वो सारी बातें जो है करते हैं। फिर है बेटा वकील। अब देखिए वकील जो होता है वो समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो न्याय की जीत पर खुश होने के बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं, चाहे न्याय का गला ही क्यों न दबाना पड़े। अब बेटा न्याय की इससे बड़ी पराजय तो और नहीं हो सकती ना। जैसे अब इस पाठ के आधार पर ही ले लीजिए कि वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें जो है सेठ अलोपुद्दीन जो भ्रष्ट था, धन का गुलाम बना दिया था और फैसला ईमानदारी के पक्ष में न होकर भ्रष्टाचारी के पक्ष में हुआ। ठीक है जी। अब बेटा जो शहर की भीड़ है वो भी समाज की सच्चाई है कि वो संवेदनहीनता का पर्याय है। वो केवल तमाशाबीन है, उसकी तरह दृश्य देखती है, किसी के दुख में भी तमाशे जैसा मज़ा लेती है और सुख में भी। अब विशेष रूप से नए नए रावण को देखना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि वे खुद भ्रष्टाचरण में लिप्त रहते हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर खुलकर उसके खिलाफ जो है टिप्पणी करते हैं। जैसे पंडित अलोपुद्दीन को पकड़ा गया, कांस्टेबलों के साथ हाथ में हथकड़ियाँ, क्षोभ भरे थे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर चले जा रहे थे। फिर क्या हुआ, सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कभी भी आंखें इतनी उत्सुक न होती होंगी बेटा जितना अलोपुद्दीन को देखने को थी। तो भीड़ के कारण जो है छत और दीवार में कोई भेद नहीं हो पा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी उनकी उस स्थिति का मज़ा लेने के लिए। तो बेटा ये सारी जो हैं कहीं ना कहीं समाज की सच्चाई को ही उजागर करती हैं कि वास्तव में ही ऐसा है। आगे पैराग्राफ दिया है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपके आते भी हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओ। यह किसकी उक्ति है बेटा? वंशीधर के बूढ़े पिता की। फिर है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है बेटा? इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद जो है पूर्णिमा का दिन ही पूरा दिखाई देता है, उसके बाद दिन से ही घटना आरंभ हो जाता है, अमावस तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बेटा वेतन भी मास में मिलता तो एक बार है, किंतु अगले दिन से ही घटते घटते जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। फिर है नहीं, वो बात है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि
इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं हम, क्योंकि जब एक पिता ही इस तरह की सोच रखता है तो पुत्र की मानसिकता के विकृत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है बेटा। तो ऐसी मानसिकता समाज के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, हितकारी नहीं है। फिर है नमक का दरोगा कहानी में कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए बेटा। सत्य की जीत, जो मेरे दिमाग में शुरू से ही आ रहा है कि केंद्रीय भाव तो यही है ना, इसका मूल उद्देश्य भी यही है कि वंशीधर जो है सच के रास्ते पर चलने में कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नौकरी भी उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होता। और बेटा यही कारण है कि कहानी के अंत में जो अलोपुद्दीन है वो उसके यहाँ आता है, अपने किए पर पछताता है और बाद में उसे जो है अपनी संपत्ति का प्रबंधक मैनेजर जो है नियुक्त कर देता है। तो इसलिए सच की जीत शीर्षक कहानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है। फिर बात आती है नैतिकता का मूल्य। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है और ईमानदारी के महत्व को कहानी में जो है रेखांकित किया गया है। हमारी आस्था बनाती है जीवन मूल्यों के प्रति। तो दूसरा शीर्षक जो है बेटा नैतिकता का मूल्य भी हो सकता है। अगला है कहानी के अंत में अलोपुद्दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं। अब देखो बेटा उसके क्या कारण हो सकते हैं कि उसने अब तक तो बेईमान, भ्रष्ट और बिगाऊ लोग देखे थे अलोपुद्दीन ने। अब वो खुद लालची है, धन पाने की लालसा है उसके अंदर। बड़े बड़े अधिकारियों को भी उसने रिश्वत के बल पर अपना गुलाम बना लिया था। अब उसे केवल एक वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति मिला जो हज़ारों रुपयों का लालच देने पर भी अपने ईमान से वो नहीं अटल रहा। और बेटा जो अलोपुद्दीन था उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, अतुल संपत्ति का वो मालिक था। तो उसकी संपत्ति की सुरक्षा जिनके हाथों में थी वो खुद ही इतने बेईमान लोग थे। तो इसलिए बेटा उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक दृढ़ चरित्र वाले एक प्रबंधक की आवश्यकता थी, मैनेजर की आवश्यकता थी। क्योंकि बेटा व्यक्ति खुद कितना ही बेईमान और भ्रष्ट क्यों ना हो, उसे कर्मचारी ईमानदार और सच्चा ही चाहिए और इसलिए उसने उसे नियुक्त किया। तो बेटा इस प्रकार अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही कहूँगी कि इसी प्रकार जो है अच्छाई की जीत दिखाकर ही मेरे ख्याल से आप और हम लोग इस कहानी का अंत करते हैं। वो कहते हैं ना, अगर कोई भी कहानी होती है बेटा, हमने कहानी लेखन में ये बताया भी है उसका मुख्य पहलू कि जब कभी भी हम कहानी का प्रारंभ करते हैं तो उसका अंत जो है वो हमेशा ही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा ये कहानी के आसपास के हैं प्रश्न जिनको कि आप अपने आधार पर लिख सकते हैं कि अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते। तो बेटा यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो लेखक ने कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोगों को, समाज के जो बुद्धिजीवी कहने वाले लोग हैं, उन्हें देखकर भ्रम होता था कि शायद ऐसे लोग जो है समाज से भ्रष्टाचार और शोषण को दूर करने में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उनके चरित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो उनमें ईमानदारी का नाम तक भी नहीं मिलता है। उनके सिद्धांत कुछ और हैं, व्यवहार कुछ और है। ठीक है जी। और अगर हम सच्चाई से उनको देखें तो हमें दिखता है कि वो दो चेहरे लगाए हुए घूमते हैं। तो इस कारण जो है हमारे समाज को मुंशी वंशीधर जैसे ईमानदार और सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। ऐसे जो चरित्र वाले लोग हैं उन्हीं से हमारे समाज का जो है कुछ उद्धार हो सकता है। ठीक है बेटा। तो और एक इसमें शब्द आया, एक वाक्य आया था बेटा, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अब बेटा ये था कि समाज में जो लड़कियों की स्थिति है वो किस वास्तविकता को प्रकट करती है। देखिए कि अगर हम ये वाक्य जो है ना समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की हीन मानसिकता को व्यक्त करता है कि लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है, वही दहेज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी वो आर्थिक बोझ लगने लगती हैं, जबकि हमारी जो है ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपने समाज का उद्धार करना चाहते हैं, लोगों का उद्धार करना चाहते हैं, तो हमें जो है अपनी इस सोच को अवश्यंभावी रूप से ही बदलना होगा। ठीक है। और तभी बेटा हमारे समाज का जो है विकास हो सकता है, तभी जो है हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का जो है विकास हो सकता है। क्योंकि बार बार हर तरीके से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि लड़कियां जो है वो किसी प्रकार से भी
कम नहीं है। साथ ही साथ बेटा उन लोगों की मानसिकता पर भी पाठ में व्यंग्य किया है कि जो लोग नौकरी के पेशे में पद को महत्व नहीं देते बल्कि ऊपर की आमदनी को महत्व देते हैं। तो बेटा ऐसे जो लोग हैं वो भी अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम करते हैं। तो और बड़ी समझदारी के साथ समाज में इज्जत के साथ जीवन यापन करते हैं, अपना दबदबा बनाए रखते हैं, जबकि ऐसा भी समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो इसलिए हमें उन सभी नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास करने में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।